बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर ऑफ मैथमेटिक्स जो कि फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे गिवन है इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। जो लास्ट लेक्चर्स था स्टूडेंट उसमें मैंने आप लोगों के लिए सेक्शन बी का जो पार्ट 9 तक करवा दिया था, तो आज हम जो नेक्स्ट पार्ट हैं सेक्शंस बी में उनको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट हमारे पास जो सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10 का फर्स्ट पार्ट मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आइए देखते हैं कि इस पार्ट 10 का फर्स्ट पार्ट क्या है, फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। पार्ट 10 का फर्स्ट पार्ट है फाइंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल whose sides are measure 5 cm, 6 cm and 7 cm। क्वेश्चन में स्टूडेंट आपके पास एक ट्रायंगल है, उसकी साइड्स की लेंथ गिवन है और आपने उस ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स को फाइंड करना है। लेट्स सपोज मेरे पास अगर ये एक ट्रायंगल मैं बनाता हूं आपके सामने और इस ट्रायंगल में मैं इस वर्टेक्स को लेट्स सपोज ए कहता हूं, इस वर्टेक्स को बी कहता हूं, इस वर्टेक्स को क्या कहता हूं, सी कहता हूं। तो जो वर्टेक्स ए की अपोजिट साइड होती है उसको हम स्मॉल ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और वर्टेक्स ए के साथ जो एंगल होता है उसको हम अल्फा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से वर्टेक्स बी की अपोजिट साइड को हम स्मॉल बी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और वर्टेक्स बी के साथ जो एंगल होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड एज बीटा। और इसी तरीके से वर्टेक्स सी की अपोजिट साइड को हम स्मॉल सी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और इसके एंगल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मींस कि हमारे पास यहाँ पे तीनों साइड्स की लेंथ गिवन है। फर्स्ट साइड की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, लेट्स सपोज ए आपके पास 5 सेंटीमीटर है। सेकंड साइड की लेंथ 6 सेंटीमीटर है, तो लेट्स सपोज बी आपके पास 6 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से थर्ड साइड की लेंथ जो है वो 7 सेंटीमीटर है, तो इट मींस कि यहाँ पर ए को हम टेक करते हैं 5 सेंटीमीटर और जो साइड बी है उसको हम टेक करते हैं 6 सेंटीमीटर और साइड सी को हम लोग क्या कह देते हैं, वो लेट्स सपोज 7 सेंटीमीटर है। अब आपसे कहता है कि फाइंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, यानी इस ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने हैं, यानी जो अंदर की साइड वाले एंगल है उनको फाइंड करना है। तो यहाँ पर इट मींस कि हमने अल्फा फाइंड करना है, बीटा फाइंड करना है और गैमा फाइंड करना है कि अल्फा किसके इक्वल होगा ये चेक करना है, फिर बीटा को फाइंड करना है हमने और फिर गैमा फाइंड करना है। दीज आर 3 इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल। अब हमने स्टूडेंट आपने ये याद रखना है कि जैसे कि आपने यूनिट 12 के अंदर पढ़ा हुआ है कि अगर किसी ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स गिवन हो, यानी 3 साइड्स गिवन हो, तो फिर उनका इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने के लिए हम लॉ ऑफ कोसाइन का यूज करते हैं। यानी 2-3 लॉज हमने पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में, लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ टेंजेंट। तो लॉ ऑफ कोसाइंस की 3 टाइप्स होती है कि लॉ ऑफ कोसाइन क्या होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन होता है कि ए स्क्वायर इक्वल होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा के इक्वल होता है। यानी अगर आपने ए फाइंड करनी हो तो आपके पास बी और सी गिवन हो और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन हो, यानी ये साइड गिवन हो, ये साइड गिवन हो और इनका ये इंक्लूडेड एंगल है, यानी बी और सी मिलकर जो एंगल बनाती हैं दैट इज कॉल्ड इंक्लूडेड एंगल। वो अल्फा हो तो आपने ये फार्मूला यूज करना है। इसी तरीके से सेकंड लॉ ऑफ कोसाइन था बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा के इक्वल होता है। इसी तरीके से थर्ड लॉ ऑफ कोसाइन आपके पास है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा के इक्वल होता है। तो इट मींस कि यहाँ पर इन तीनों एंगल्स को फाइंड करने के लिए हमने ये लॉज ऑफ कोसाइन का यूज करना है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन को यूज करते हुए मैं
एंगल अल्फा फाइंड करूंगा तो फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन क्या है, ए स्क्वायर इक्वल होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos अल्फा होता है। तो यहां से देखें 2bc cos अल्फा किसके इक्वल आएगा, वो इक्वल आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो यहां से cos अल्फा किसके इक्वल आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc होगा। यानी जो 2bc cos अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो सेकंड साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। अब हमारे पास तीनों साइड्स गिवन है, हम इनकी वैल्यूज पुट करके cos अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास 5 है, b की वैल्यू 6 है, c की वैल्यू 7 है। तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है तो 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर होगा, माइनस a स्क्वायर है तो a की वैल्यू 5 स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 2 इंटू b की वैल्यू 6 है, c की वैल्यू क्या है 7 है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 36 प्लस 49 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6 इंटू 7 आएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करने से आपके पास ये इक्वल आ जाएगा 5/7 के इक्वल आएगा अगर कैलकुलेटर के जरिए इसको सिंप्लीफाई करें। तो यहां से cos अल्फा अगर आपके पास 5/7 है तो देन व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 5/7 होगा। और अगर कैलकुलेटर की मदद से cos इनवर्स ऑफ 5/7 निकालते हैं तो दैट विल बी 44.4 डिग्री आएगा। तो इट मींस कि फर्स्ट एंगल अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 44.4 डिग्री आएगी। इसी तरीके से सेकंड एंगल हम फाइंड करेंगे तो सेकंड एंगल यानी बीटा फाइंड करेंगे। तो बीटा के लिए हमने सेकंड लॉ ऑफ कोसाइन यूज करना है, वो किसके इक्वल है, बी स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac cos बीटा है। तो यहां से अगर मैं cos बीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो वो होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac होगा। तो दिस cos बीटा फिर हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac के इक्वल आएगा फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ कोसाइन। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो a की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 7 है तो 7 स्क्वायर माइनस b की वैल्यू 6 स्क्वायर है, 2ac है तो a 5 है c 7 है। और इसको कैलकुलेटर के जरिए अगर हम सिंप्लीफाई करें तो दैट विल बी 19 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 35 आएगा। अब बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम cos को सेकंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो cos इनवर्स ऑफ 19 डिवाइडेड बाय 35 आएगा which is equal to 57.12 that degree will be the beta होगा। अब स्टूडेंट एक ही एंगल रह गया दैट इज गेमा। गेमा को हम थर्ड लॉ ऑफ कोसाइन से भी फाइंड कर सकते हैं और इसके अलावा हमें यह पता है कि जो इनर एंगल का सम होता है किसी भी ट्रायंगल में वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स किसके इक्वल होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल वो हमेशा किसके इक्वल होता है, वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आपके पास जो इंटीरियर एंगल है वो अल्फा है, बीटा है एंड गामा है। तो इट मींस कि इन तीनों का सम क्या होगा, 180 होगा। तो अल्फा की वैल्यू आपके पास आ गई है 44.4 डिग्री, बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई है 57.12 डिग्री प्लस गामा आ गया है तो इज इक्वल टू 180 आएगा। तो अगर हम लोग 44 प्लस 57.12 डिग्री करें तो दैट विल बी इक्वल टू 101.52 डिग्री आएगा और वो सेकंड साइड पे जाके 101.52 डिग्री 180 से माइनस होगा तो गामा किसके इक्वल आ जाएगा, फिर 78.47 डिग्री आएगा। तो दैट विल बी द गामा हो जाएगा। यानी जो थर्ड एंगल है उसको हमने लॉ ऑफ कोसाइन के बजाय ये वाला फार्मूला यूज किया कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल हमेशा किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो उसकी मदद से हमने फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 10 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड रेडाई कैपिटल R एंड स्मॉल r ऑफ सर्कमसक्राइब्ड सर्कल रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ABC
हैविंग साइड्स 8 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे यूनिट्स नहीं गिवन है, जस्ट साइड्स की लेंथ गिवन है। तो 8 यूनिट है, 16 यूनिट है एंड 19 यूनिट है। स्टूडेंट आपको बताया है, जैसा कि आपने अपनी ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि जो सर्कल और ट्रायंगल है इनको आपस में कनेक्ट किया जा सकता है, और किसी भी सर्कल और ट्रायंगल को 3 डिफरेंट वे में कनेक्ट किया जाता है। सबसे पहला है सरकम सर्कल है, सेकंड है इन सर्कल है, और थर्ड सर्कल है एक्सक्राइब्ड सर्कल है। जो सरकम सर्कल होता है वो किस तरह का होता है कि लेट्स सपोज मैं सरकम सर्कल को सबसे पहले डिफाइन करता हूं कि अ सर्कल पासिस थ्रू द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड सरकम सर्कल। यानी अगर कोई सर्कल है और लेट्स सपोज ये जो सर्कल है ये किसी ट्रायंगल की वर्टिसेस से पास कर रहा हो, तो फिर ये क्या होगा, सरकम सर्कल होगा। लेट्स सपोज आपके पास ये ट्रायंगल ए है, ए बी सी है, और इस ट्रायंगल के ये 3 वर्टेक्स हैं, और ये सर्कल जो है वो इन तीनों वर्टेक्स से पास कर रहा है, तो इट मींस के इट इज अ सरकम सर्कल। और सरकम सर्कल का जो रेडियस होता है, रेडियस कहते हैं सेंटर से लेकर बाउंड्री तक जो डिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड रेडियस। लेट्स सपोज हियर O इज द सेंटर ऑफ द सरकम सर्कल, तो फिर इस O से लेकर इस बाउंड्री तक, यानी जो सर्कल की बाउंड्री है उस तक जो डिस्टेंस होगा दैट इज रेडियस, और इसको हम कहेंगे सरकम रेडियस कहेंगे। और सरकम रेडियस जो होता है उसको हमेशा हम कैपिटल R के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फार्मूला होता है ABC डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा के इक्वल होता है। यानी जो सरकम रेडियस है उसको निकालने का फार्मूला है ABC डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा है। यहाँ पर ABC जो है वो साइड्स ऑफ ट्रायंगल है। लेट्स सपोज ये A साइड A है, ये साइड B है, ये साइड C है, और नीचे जो 4 इंटू डेल्टा है, डेल्टा जो है वो आपके पास ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल है बाय यूजिंग हीरोज फार्मूला। यानी हीरोज फार्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता था, वो होता है डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी के इक्वल होता है। तो दिस इज द सरकम रेडियस होगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमने जो सर्कल और ट्रायंगल का कनेक्शन होता है वो इन सर्कल का होता है। इन सर्कल ये होता है कि अगर कोई सर्कल पास कर रहा हो ट्रायंगल के इन साइड से, और इस तरीके से पास कर रहा हो कि वो ट्रायंगल की साइड्स को इनर साइड से क्या करें, इनर साइड्स को टच करें। लेट्स सपोज ये वाला जो सर्कल है दैट इज कॉल्ड इन सर्कल। ये सर्कल इस ट्रायंगल की साइड को इन साइड से क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो दैट इज इन सर्कल। और लेट्स सपोज ये इन सर्कल का सेंटर है, तो सेंटर से लेकर बाउंड्री तक जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ इन सर्कल। और रेडियस ऑफ इन सर्कल को हमेशा स्मॉल r के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, और स्मॉल r हमेशा इक्वल होता है डेल्टा और s के इक्वल होता है, वेयर डेल्टा इज एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड s इज हाफ पेरीमीटर है। यानी यहाँ पर s किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हाफ पेरीमीटर अगर ट्रायंगल की लेते हैं तो पेरीमीटर क्या होते हैं, किसी भी ट्रायंगल की पेरीमीटर होते हैं कि लेट्स सपोज अगर ये वर्टेक्स A है, ये B है, तो दिस इज साइड A, दिस इज साइड B, दिस इज साइड C, तो पेरीमीटर होंगे A प्लस B प्लस C होंगे। और हाफ पेरीमीटर मींस के इस A प्लस B प्लस C को मैं किससे डिवाइड करूं, 2 के साथ डिवाइड करूं, तो दैट इज हाफ पेरीमीटर होंगे यानी पेरीमीटर का हाफ होगा। इसी तरीके से एक और सर्कल होता है जिसको हम कहते हैं एक्सक्राइब्ड सर्कल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें उसने 2 रेडियस फाइंड करने के लिए कहा है, सरकम रेडियस यानी कैपिटल R और स्मॉल r मींस के इन सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। तो इट मींस के सरकम रेडियस फाइंड करने के लिए आपके पास a की वैल्यू होनी चाहिए, b की, c की और डेल्टा की। तो a की वैल्यू तो यहाँ पे गिवन है 8 है, यानी a क्या है 8 है, b आपके पास क्या है 16 है, c की वैल्यू 19 है। तो इट मींस कि हमें पहले सरकम रेडियस फाइंड करने के लिए
पहले डेल्टा फाइंड करना होगा, और डेल्टा फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी है। तो इट मीन्स के डेल्टा फाइंड करने के लिए हमने क्या फाइंड करना है, हमने पहले s फाइंड करना है। तो s हमारे पास किसके इक्वल होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 यानी हाफ पेरीमीटर होता है। a आपके पास 8 है, प्लस b 16 है, c 19 है, डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा जनाब वाला 43/2 आ जाएगा। अगर कैलकुलेटर की मदद से इसको कैलकुलेट करें तो ये 2 2 4, 2 1 2, 2 5 10। तो इट मींस के s आपके पास 21.5 आएगा। अब हम डेल फाइंड करते हैं, तो डेल इक्वल होता है अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए होता है। तो s आपके पास 21.5 है इंटू एस माइनस ए है। तो s माइनस s की जगह आपने 21.5 पुट करना है। a आपके पास क्या है, 18 है, सॉरी 8 है, तो 21.5 माइनस 8 होगा इंटू s माइनस b है, तो 21.5 माइनस b आपके पास क्या है, 16 है। तो इसकी जगह हम 16 पुट करेंगे इंटू s माइनस c है, तो 21.5 माइनस 19 यानी जो c की वैल्यू गिवन है वो क्या है, 19 है। तो इसको कैलकुलेटर के जरिए अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो डेल्टा इक्वल आएगा आपके पास 63.17 आएगा, दैट विल बी डेल्टा। अब स्टूडेंट हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, कैपिटल R फाइंड करना है। तो कैपिटल R किसके इक्वल होता है, ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा के इक्वल होता है। तो A की वैल्यू आपके पास गिवन है 8 है, B 16 है, C की वैल्यू आपके पास 19 है, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 63.17 आएगा। तो दैट विल बी इक्वल टू, अगर कैलकुलेटर के जरिए इसको कैलकुलेट करते हैं तो 9.62 यूनिट आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल R आ जाएगा। और अब इन रेडियस फाइंड करना है यानी स्मॉल r, तो वो किसके इक्वल होता है, डेल्टा बाय s होता है। तो डेल्टा की वैल्यू 63.17 आ गई और s की वैल्यू आपके पास क्या है, 21.5 है। तो इसको अगर डिवाइड करते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर तो ये आपके पास आता है 2.93 आ जाता है। तो इट मींस के s की वैल्यू भी आपके r स्मॉल r यानी इन रेडियस की भी वैल्यू आ गई और यानी कैपिटल R सर्कम रेडियस की भी वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास पार्ट 11 का फर्स्ट पार्ट है, इन ट्राइंगल ABC with usual notations prove that s square divided by c into tan alpha by 2 plus tan beta by 2 into tan alpha by 2 into tan beta by 2 is equal to s minus c into cot gamma by 2। स्टूडेंट किसी भी ट्राइंगल में जो यूजुअल नोटेशंस होती हैं वो आपको मैंने अभी बताई थी। लेट्स सपोज अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के मैं वर्टिसेस लेता हूं ए बी एंड सी, तो यूजुअल नोटेशन जो है कि जो वर्टेक्स ए होगा उसके साथ जो एंगल होगा इंटीरियर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, और इसकी जो अपोजिट साइड यानी जो साइड बी सी है इसको हम लोग स्मॉल ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से वर्टेक्स बी के साथ जो एंगल होगा वो बीटा होगा और इसकी जो अपोजिट साइड है ए सी उसको हम स्मॉल बी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरीके से वर्टेक्स सी के साथ जो एंगल होगा वो गैमा होगा और इसकी जो अपोजिट साइड होगी उसको हम स्मॉल सी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। दीज आर द यूजुअल नोटेशंस ऑफ अ ट्रायंगल। अब स्टूडेंट किसी भी ट्राइंगल और अगर मैं हाफ एंगल आइडेंटिटीज लिखूं विद रिस्पेक्ट टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, यानी जो कि आपने अपने चैप्टर्स में पढ़े हुए हैं, जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में है कि जो सर्कल्स और ट्राइंगल को यानी आप हाफ एंगल आइडेंटिटीज लिखें विद रिस्पेक्ट टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, तो वो आपके पास हाफ एंगल आइडेंटिटीज विद रिस्पेक्ट टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल यानी विद रिस्पेक्ट टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल वो क्या क्या होती हैं वो आपने अपने ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर देखें वो होती हैं साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 हाफ एंगल आइडेंटिटीज होती हैं। इस तरीके से टेन अल्फा बाई 2 होता है, साइन बीटा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2,
टेन बीटा बाई टू। तो हमें यहाँ पर टेन अल्फा बाई टू और टेन बीटा बाई टू की वैल्यूज चाहिए और इसी तरीके से कॉट गैमा बाई टू की वैल्यूज चाहिए, हाफ एंगल आइडेंटिटीज चाहिए विद रिस्पेक्ट टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो याद रखें टेन अल्फा बाई टू किसके इक्वल होता है, अंडर रूट होता है एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस ए के इक्वल होता है। इसी तरीके से टेन बीटा बाई टू इक्वल होता है विद रिस्पेक्ट टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल वो एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस बी के इक्वल होता है। इसी तरीके से टेन गैमा बाई टू इक्वल होता है अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस सी के इक्वल होता है। और राइट हैंड साइड पे हमें कॉट गैमा बाई टू की भी वैल्यू चाहिए। तो टेन गैमा बाई टू की वैल्यू हमारे पास गिवन है, इसका रेसिप्रोकल ले लें यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करें तो हमारे पास कॉट गैमा बाई टू की वैल्यू आ गई है, आ जाएगी। तो ये एस अंडर रूट एस माइनस सी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस माइनस ए एस माइनस बी के इक्वल होता है। तो ये फार्मूलाज आपने जहन में रखने हैं। अब हमने यहाँ पे उसने कहा हुआ है प्रूव दैट, इट मींस कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है एस माइनस सी इंटू कॉट गैमा बाई टू है। तो हम वी टेक लेफ्ट हैंड साइड में ये एस स्क्वायर बाई सी एज इट इज आएगा। ये जो टेन अल्फा बाई टू इंटू टेन बीटा बाई टू है, इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये इन दोनों के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये टेन अल्फा बाई टू और ये टेन अल्फा बाई टू क्या होगा, टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू होगा इंटू टेन बीटा बाई टू एज इट इज आएगा। अब इसको हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो टेन अल्फा बाई टू एज इट इज आ जाएगा और टेन बीटा बाई टू इंटू टेन बीटा बाई टू करता हूं तो टेन स्क्वायर बीटा बाई टू के इक्वल आ जाएगा। अब हम लोग मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये एस स्क्वायर बाई सी आ जाएगा। तो टेन अल्फा बाई टू किसके इक्वल है, अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस ए है। तो इसका स्क्वायर ले लूं तो फिर स्क्वायर लेने से ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस मींस के टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू क्या आ जाएगा, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस ए आ जाएगा। तो दैट इज टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू और टेन बीटा बाई टू की वैल्यू आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है तो हम उसको एज इट इज राइट करते हैं। तो एस माइनस ए एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस बी आएगा प्लस इधर टेन अल्फा बाई टू की वैल्यू लिखते हैं तो दैट इज अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस ए आएगा और इंटू टेन स्क्वायर बीटा बाई टू है तो टेन स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये आपके पास एस माइनस ए एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस बी आएगा। तो यहाँ पे ये याद रखें कि वेयर एस इज हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल और ये जो कॉट गैमा बाई टू की वैल्यू है इसको भी ध्यान में रखें, ये आपके पास है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस माइनस ए एस माइनस बी है और टेन गैमा बाई टू की वैल्यू को भी आपने जहन में रखनी है क्योंकि राइट हैंड साइड में कॉट गैमा बाई टू है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो सबसे पहले चेक करें क्या इन दोनों में कोई कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इट मींस के यहाँ पे कॉमन आ रहा है आपके पास ये s माइनस सी है और ये s माइनस सी, ये s माइनस सी कॉमन आ रहा है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं और इसके अलावा आपके पास यहाँ पे s माइनस बी रह जाता है। डिनोमिनेटर में आपके पास इन दोनों टर्म्स में s और यहाँ पे भी s है तो s को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, s माइनस बी रह जाएगा डिवाइडेड बाई s माइनस सी s माइनस ए रह जाएगा और इसके अलावा इधर आपके पास रह जाएगा इसके अलावा स्टूडेंट इधर आपके पास क्या रह जाएगा, अंडर रूट s माइनस ए s माइनस सी डिवाइडेड बाई s इंटू एस माइनस बी रह जाएगा और प्लस
इधर आपके पास रह जाएगा ये s माइनस है, s माइनस बी रह जाएगा। s दोनों में क्या आ गया, ये कॉमन आ गया, डिनोमिनेटर में है, तो इट मींस के यहां पर आपके पास s माइनस ए डिवाइडेड बाई s माइनस बी इंटू अंडर रूट s माइनस बी s माइनस सी डिवाइडेड बाई s इंटू s माइनस ए रह जाएगा। तो दैट विल बी द सिंप्लीफाइड फॉर्म। ये आपके पास क्या हो जाएगी, सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाएगी। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको मिटा देता हूं ऊपर वाले को, ताकि हम इसको इजीली क्या कर सके, सिंप्लीफाई कर सके। ये s और ये s स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो s डिवाइडेड बाई c रह जाएगा, और इसके अलावा इधर s माइनस सी रह जाएगा। ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे लगा देते हैं, और ये कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पे लगाते हैं। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इस s माइनस बी और s माइनस ए को स्क्वायर रूट के इनसाइड शिफ्ट करेंगे। अगर स्क्वायर रूट के इनसाइड शिफ्ट करूं तो s माइनस बी स्क्वायर रूट के अंदर जाके क्या हो जाएगा, s माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। और इसी तरीके से इनसाइड s माइनस ए s माइनस सी एज इट इज रहेगा। और डिनोमिनेटर में इस s माइनस ए को भी इस स्क्वायर रूट के इनसाइड शिफ्ट करें तो s इंटू एस माइनस बी तो एज इट इज आएगा, ये स्क्वायर रूट के अंदर शिफ्ट होगा तो s माइनस ए होल स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से इधर अगर हम लोग s माइनस ए और s माइनस बी को स्क्वायर रूट के इनसाइड शिफ्ट करते हैं तो ये आपके पास s माइनस बी इंटू एस माइनस सी एज इट इज आ जाएंगे। ये s माइनस ए इनसाइड जाके s माइनस ए होल स्क्वायर होगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास s इंटू एस माइनस बी एज s माइनस ए एज इट इज आएंगे। ये s माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी हमने इन दोनों टर्म्स को स्क्वायर रूट के इनसाइड क्या किया है, शिफ्ट किया है। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो मजीद सिंप्लीफाई करने से आपके पास s और c इंटू एस माइनस सी एज इट इज आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये अंडर रूट ये s माइनस बी और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये स्क्वायर और s माइनस ए कैंसिल हो जाएंगे, तो नोमिनेटर में s माइनस बी रह जाएगा और s माइनस सी रह जाएगा। डिनोमिनेटर में आपके पास s इंटू एस माइनस ए रह जाएगा। इसी तरीके से यहां पर सिंप्लीफाई करें तो ये स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पर रह जाएगा s माइनस सी इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई एस माइनस बी इंटू एस रह जाएगा। तो दैट विल बी द रिमेनिंग टर्म्स हो जाएंगे। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो मजीद सिंप्लीफाई करने से ये दो फ्रैक्शन बन गई हैं, और जब भी फ्रैक्शंस को हम ऐड करते हैं तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। लेट्स सपोज मैं स्क्वायर रूट को अलग अलग भी लगा लूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी नोमिनेटर को अलग से स्क्वायर रूट ले लूं, डिनोमिनेटर को अलग से स्क्वायर रूट ले लूं, तो इट मींस कि इन दोनों टर्म्स का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी आ जाएगा, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। अब ये आपके पास फर्स्ट डिनोमिनेटर है, एलसीएम को फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करें तो s इंटू एस माइनस ए कैंसल आउट होगा, तो अंडर रूट एस माइनस बी रह जाएगा, तो वो ऊपर जाके इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये अंडर रूट एस माइनस बी इंटू अंडर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड आपके पास डिनोमिनेटर है, सेकंड डिनोमिनेटर है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस बी है, तो ये आपके पास एलसीएम से डिवाइड होगा तो एस एस माइनस बी कैंसल आउट हो जाएंगे, अंडर रूट एस माइनस ए रह जाएगा, जो कि किससे मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे ये देखना है कि ऊपर नोमिनेटर में क्या कॉमन है, इन दोनों के नोमिनेटर में आपके पास जो कॉमन है, बाकी टर्म्स आपने एज इट इज लिखनी है s बाई सी, और ये s माइनस सी एज इट इज आ जाएगा। इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम ये काम कर रहे हैं, तो इन दोनों टर्म्स में ये जो s माइनस सी है अंडर रूट s माइनस सी ये कॉमन आ जाएगा,
और यहाँ पे क्या रह जाएगा, ये अंडर रूट एस माइनस बी इंटू अंडर रूट एस माइनस बी करते हैं तो अंडर रूट एस माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके यहाँ पे क्या रह जाएगा, एस माइनस बी रह जाएगा। इसी तरीके से ये अंडर रूट एस माइनस ए और ये अंडर रूट एस माइनस ए यहाँ पे कैंसिल होगा तो क्या रह जाएगा, एस माइनस ए रह जाएगा। तो इट मींस कि ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी और डिनोमिनेटर में आपके पास s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी आ जाएगा अंडर रूट में, तो दैट विल बी द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द। अब हमने यहाँ पे ये पढ़ा था कि a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 किसके इक्वल होता है, s के इक्वल होता है। तो यहां से देखें a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल आएगा, 2s के इक्वल आएगा। और यहां से a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करें तो वो क्या आएगी, 2s माइनस सी के इक्वल आएगी। तो इट मींस कि अगर मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करूं तो s माइनस एस और सी एज इट इज आएगा, s माइनस सी भी एज इट इज आएगा। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज करते हैं, ये अंडर रूट s माइनस सी एज इट इज आएगा। तो यहां पर ये जो s प्लस s क्या होगा, 2s होगा। और इन दोनों में माइनस बी माइनस ए में अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या आएगा, a प्लस बी आएगा और डिवाइडेड बाय अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एज इट इज आ जाएगा। अब अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो a प्लस बी किसके इक्वल है, 2s माइनस सी के इक्वल है। तो हम a प्लस बी की जगह क्या पुट करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 2s माइनस सी पुट करेंगे। तो ये आपके पास अंडर रूट s माइनस सी एज इट इज आएगा, 2s माइनस इस a प्लस बी की जगह 2s माइनस सी पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर हमारे पास है अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी है। तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो इससे ये वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी ये माइनस 2s प्लस सी होगा और 2s और माइनस 2s क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप में क्या रह जाएगा, आपके पास प्लस सी रह जाएगा इधर। तो s और c इंटू एस माइनस सी एज इट इज आएगा। ये अंडर रूट एस माइनस सी इंटू क्या रह जाएगा, c आ जाएगा डिवाइडेड बाय अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एज इट इज आएगा। ये c और ये c क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। और हमने इसको इस फॉर्म में लेके आना है, s माइनस सी इंटू कॉट गामा बाई 2 की फॉर्म में लेके आना है। तो उसके लिए आपके पास ये सिंप्लीफाई हो गया है अब तकरीबन। तो ये s और s इंटू एस माइनस सी ये आ गया, अंडर रूट s माइनस सी आ रह गया ऊपर और डिनोमिनेटर में आपके पास अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी है। तो इस s को मैं अंडर रूट s होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। अगेन क्या रह जाएगा, s ही रह जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और डिनोमिनेटर में अंडर रूट s इंटू एस माइनस अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी भी लिख सकते हैं, इसको इससे फर्क नहीं पड़ता है। अब ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसल, तो ऊपर आपके पास रह जाएगा इस अंडर रूट को इस s माइनस सी के अंडर रूट में शिफ्ट करेंगे अंडर रूट s को, तो ये s इंटू एस माइनस सी आ जाएगा। पहले आप s माइनस सी लिख लें एज इट इज। अब इसको हम लिख सकते हैं s इंटू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय s माइनस ए इंटू एस माइनस बी लिख सकते हैं। अब हमने शुरू में बताया था कि जो कॉट गामा बाई 2 का फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो अंडर रूट s इंटू यानी अंडर रूट s इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, यानी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक ही अंडर रूट के सिंबल में लिखा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कॉट गामा बाई 2 आएगा विच इज राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन, यानी गिवन आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड आपके पास आ गई है। इस तरीके से आपने इसका प्रूफ करना होगा। अब पार्ट 12 का फर्स्ट पार्ट है prove that cot inverse of 1 by 3 minus 2 into tan inverse of 2 by 3 is equal to cot inverse of 41 by 3।
अब आपने यहाँ पर भी स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड को क्या करना है, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है cot इनवर्स ऑफ 1/3 माइनस 2 इंटू 10 इनवर्स ऑफ 2/3 है। इसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। उसके लिए स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड लेने से पहले हम जरा इस टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं, यानी 2tan इनवर्स ऑफ 2/3 किसके इक्वल होगा ये चेक करते हैं। अब इसके लिए हमने ये वाला फार्मूला यूज करना है जो कि आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, वो है tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स ऑफ a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस ab। तो इस फार्मूले के जरिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ 2/3 को मैं tan इनवर्स ऑफ 2/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/3 लिख सकता हूं, क्योंकि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब स्टूडेंट हमने ये फार्मूला यूज करना है, तो एक ही जगह आपके पास 2/3 है और जो b है वो भी 2/3 है। तो इट मींस कि ये इक्वल आएगा tan इनवर्स ऑफ a प्लस b है, तो 2/3 प्लस 2/3 आएगा। डिनोमिनेटर में 1 माइनस a इंटू b है, तो a भी 2/3 है, b भी 2/3 है। तो हमने जस्ट फार्मूले को पुट किया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो tan इनवर्स ऑफ 4/3 आएगा, 2/3 प्लस 2/3 करते हैं और ये 1 माइनस 2 2 4/9 आएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो tan इनवर्स ऑफ 4/3 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 1 करें, यानी 9 एलसीएम आएगा। 1 माइनस 4/9 करते हैं तो 9 एलसीएम आएगा, तो 9 माइनस 4 क्या होता है, 5/4 आता है, 5/9 आता है सॉरी, तो 5/9 आ जाएगा ये। अब कटिंग करेंगे, 3 1 3 3 3 9, तो ये 3 ऊपर जाके 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये tan इनवर्स ऑफ 12/5 आएगा बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मतलब यह हुआ कि tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ 2/3 की वैल्यू क्या आ गई, अब आपके पास वो आ गई है tan इनवर्स ऑफ 12/5 आ गई है। अब आपने आइडेंटिटी का प्रूफ करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो उसके लिए आपने ये फार्मूला यहाँ पे यूज करना है, जो कि आपने अपनी डबल एंगल आइडेंटिटीज या साइन अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, टेन अल्फा प्लस बीटा, ये वाली आइडेंटिटीज आपने पढ़ी थी, जो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज है, वहां से ये डिराइव होती है। यानी कॉट अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा की इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पर इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए इसका प्रूफ करना है। अब आपने ये याद रखना है कि 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ 2/3 की वैल्यू क्या है, आपके पास tan इनवर्स ऑफ 12/5 है। तो इट मींस कि हम यहाँ पर cot इनवर्स ऑफ 1/3 को एज इट इज रहने देंगे। ये जो 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ 2/3 है, इसकी जगह tan इनवर्स ऑफ 12/5 हम लिख सकते हैं। अब हमने इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है, तो इसके लिए पहले हम इस टर्म को अल्फा लेट कर लेते हैं या एक्स लेट कर लेते हैं, जो आपकी मर्जी है। यानी यहाँ पर हम लेट करते हैं cot इनवर्स ऑफ 1/3 को अल्फा, और ये जो सेकंड टर्म है tan इनवर्स ऑफ 12/5 है, इसको हम लेट कर लेते हैं बीटा। तो इट मींस कि अगर cot इनवर्स ऑफ 1/3 का अल्फा के इक्वल है, तो देन cot अल्फा किसके इक्वल आएगा, 1/3 के इक्वल आएगा यहां से। और tan इनवर्स ऑफ 12/5 बीटा है, तो इट मींस कि tan बीटा फिर किसके इक्वल आएगा, 12/5 के इक्वल आएगा। अब आपने ये आइडेंटिटी यूज करनी है कि cot अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, cot अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है cot अल्फा इंटू cot बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय cot बीटा माइनस cot अल्फा के इक्वल होता है। तो इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए हम लोग इसका प्रूफ करेंगे। तो वैल्यूज पुट करें, तो cot अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, यानी cot अल्फा माइनस बीटा इक्वल आ गया cot अल्फा। तो cot अल्फा की वैल्यू क्या है, 1/3 है, इंटू
कॉट बीटा है, अगर टेन बीटा 12/5 है तो फिर कॉट बीटा की वैल्यू क्या होगी 5/12 होगी, क्योंकि कॉट और टेन एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल फंक्शन है। तो इट मींस कि ये 5/12 होगी। इसी तरीके से +1 एज इट इज आएगा, डिवाइडेड बाय कॉट बीटा है तो कॉट बीटा की वैल्यू क्या है 5/12 माइनस कॉट अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास वो है 1/3 है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 12 3 36, तो इधर एलसीएम 36 आएगा, 5 + 36 होगा और डिनोमिनेटर में आपके पास ये 5/12 माइनस 1/3 करता हूं तो एलसीएम 36 आएगा, तो 12 3 36 और 3 5 15, 3 12 36, 12 1 12, तो इट मींस के बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये 36 कैंसल आउट हो जाएगा, 5 + 36 41 होता है और 15 - 12 क्या होता है 43 होता है। तो इट मींस के कॉट अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल आएगा 41/3 आएगा। यहां से अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल आएगा कॉट इनवर्स ऑफ 41/3 आएगा। अब आपने अल्फा को क्या लेट किया था, अल्फा लेट किया था कॉट इनवर्स ऑफ 1/3 लेट किया था, तो इस अल्फा की जगह कॉट इनवर्स ऑफ 1/3 लिख दें, माइनस बीटा क्या लेट किया था कॉट tan इनवर्स ऑफ 12/5 लेट किया था, तो उसकी जगह tan इनवर्स ऑफ 12/5 लिखें, इक्वल टू क्या आ जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ, ये कॉट इनवर्स है इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 41/3 आ जाएगा। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मजीद खैर सिंप्लीफाई की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने यहाँ पर जो ओरिजिनल फॉर्म में लिखना हो तो कॉट इनवर्स ऑफ 1/3 माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ 12/5 किसके इक्वल था 2 × tan इनवर्स ऑफ 2/3 था, और राइट हैंड साइड आपके पास क्या आ गई कॉट इनवर्स ऑफ 41/3 आ गई। तो इट मींस के आपने लेफ्ट हैंड साइड लेके उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर लिया। अब आपके पास पार्ट 12 का सेकंड पार्ट है, सॉल्व 2 cos पावर 4x माइनस cos स्क्वायर x प्लस 4 इक्वल टू 0, और x की जो वैल्यूज है वो 0 से 2 पाई तक है, यानी इस इंटरवल के अंदर आपने इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट आपको मालूम है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3-4 स्टेप्स हैं, ये पहले देख लें। फर्स्ट स्टेप ये है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हो। तो अब यहाँ पर आपके पास cos का फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, तो इट मींस कि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है, और किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट आपके पास जो स्टेप होता है वो ये होता है कि आपने उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाना है, यानी एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यानी हमारे पास जो इक्वेशन है वो सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाली इक्वेशन होनी चाहिए। और इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि वो लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, यानी जैसे यहाँ पर आपके पास cos की पावर क्या है 4 है, इधर सेकंड टर्म में cos स्क्वायर है, तो इट मींस कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। यानी सेकंड स्टेप ये है कि आपने उस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बनानी है। लीनियर इक्वेशन मींस कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है उस इक्वेशंस के अंदर उसकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है cos की 4 है, तो इस 4 को हमने 1 बनाना है। उसके बाद थर्ड स्टेप ये है कि हमने रेफरेंस एंगल फाइंड करना है, यानी रेफरेंस एंगल क्या होगा ये चेक करना है। और फिर जो फोर्थ स्टेप होगा वो ये होगा कि हमने ये फाइंड करना है कि किस किस क्वाड्रेंट में जो सॉल्यूशन सेट है वो लाई करेगा, यानी क्वाड्रेंट किन क्वाड्रेंट्स में सॉल्यूशन सेट लाई करेगा इस बात को डिसाइड करना है। और फिर जो फिफ्थ स्टेप है वो ये है कि हमने सॉल्यूशन लिखना है, और अगर सॉल्यूशन किसी खास इंटरवल में लिखना है तो उसके मुताबिक लिखना है। अगर इंटरवल गिवन नहीं है तो फिर जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो जनरल सॉल्यूशन की फॉर्म में होना चाहिए,
यानी अब यहाँ पे जैसे हमें ये इंटरवल गिवन है कि इस इंटरवल में x कहां से कहां तक है, 0 से 2 पाई तक है, तो इस इंटरवल में हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इट मींस कि हमें इसका जनरल सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है। तो अब हम जरा ये इक्वेशंस करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है कि जो गिवन इक्वेशन है वो सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए, तो उसमें इसमें सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सेकंड स्टेप ये है कि जो इक्वेशन है वो लीनियर होनी चाहिए, यानी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उस इक्वेशन में इन्वॉल्व है उसकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है 4 है। तो पहले हम इसको लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे। तो अब हमें नजर आ रहा है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लेट करता हूँ cos x को y लेट कर लेता हूँ। तो अगर आपके इजीनेस के लिए ताकि आपको बात समझ में आए, तो ये cos पावर 4x है तो ये 2y पावर 4 हो जाएगा, माइनस 9 cos स्क्वायर x है तो ये 9y स्क्वायर होगा प्लस 4 एज इट इज आ जाएगा। तो दैट विल बी इक्वेशन whose पावर यानी डिग्री इज 4। अब हम इस इक्वेशंस के फैक्टर्स बनाएंगे और उन फैक्टर्स को कैसे बनाएंगे कि मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म ब्रेक करने के लिए 2y पावर 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8y पावर 4 आता है, यानी 2 4 8 होता है। अब इस 8y पावर 4 के दो फैक्टर बनाने जिनका सम माइनस 9y स्क्वायर हो, तो इट मींस कि वो बहुत इजी है। क्या होगा, वो आपके पास माइनस 8y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होगा प्लस 4 इक्वल टू 0 होगा। इन दोनों का सम जो है वो माइनस 9y स्क्वायर होता है, माइनस 8y स्क्वायर और माइनस y स्क्वायर का, और इनका जो प्रोडक्ट होता है वो प्लस 8y पावर 4 होता है। अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, 2y स्क्वायर, सॉरी ये y पावर 4 है तो 2y स्क्वायर कॉमन है, तो 2y स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे y स्क्वायर रह जाएगा और यहाँ पर 2 4 8 रह जाएगा। इसी तरीके से इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं तो ये y स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा इक्वल टू 0 आएगा। अब यहाँ से y स्क्वायर माइनस 4 को कॉमन ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 1 रह जाएगा और इक्वल टू 0। यहाँ से दो इक्वेशन बनेगी, एक y स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, सेकेंड बनेगी 2y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 बनेगी। तो यहाँ से y की दो वैल्यूज आ जाएंगी, यानी फर्स्ट हम टेक करेंगे y स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो y स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 है तो y को हमने क्या लेट किया था, cos x लेट किया था। तो इट मींस कि cos स्क्वायर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो यहां से cos स्क्वायर x इज इक्वल टू प्लस 4 आएगा, यहां से cos x किसके इक्वल आएगा, प्लस माइनस 2 के इक्वल आएगा। अब याद रखें स्टूडेंट की जो cos की वैल्यू होती है वो लाई करती है इन बिटवीन -1 एंड +1, यानी -1 से बड़ी होती है +1 से छोटी होती है। इट मींस कि जहां पर cos x की वैल्यू आपके पास आ रही है +-2 आ रही है, इट मींस कि ये जो cos x की वैल्यू +-2 आ रही है, दैट इज नॉट पॉसिबल है कि cos x की वैल्यू ना 2 हो सकती है ना -2 हो सकती है। तो इसको हम क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे। अब सेकंड हम इक्वेशन लेंगे, तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 है। तो इधर y की जगह हम cos स्क्वायर x पुट करेंगे तो ये 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू 0 आएगा। यहां से cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/2 आएगा, तो cos x किसके इक्वल आएगा, प्लस माइनस 1/√2 आएगा। इट मींस कि यहां से cos की दो वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू आएगी cos x इज इक्वल टू 1/√2 और सेकंड वैल्यू आएगी cos x इज इक्वल टू -1/√2 आएगी। तो इट मींस कि अब आपके पास ये दो लीनियर इक्वेशंस आ गई और अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि हमने रेफरेंस एंगल फाइंड करना है और उसके बाद क्वाड्रेंट चेक करना है। तो हम पहले यहाँ पर टेक करते हैं cos x इज इक्वल टू 1/√2 लेते हैं, यानी टेक ये वाली वैल्यू ले लें और इसका सॉल्यूशन फाइंड करें। तो इट मींस कि रेफरेंस एंगल क्या होता है, रेफरेंस एंगल आपके पास होता है cos इनवर्स ऑफ 1/√2 होता है।
और ये किसके इक्वल होता है, π/4 या 45 डिग्री के इक्वल होता है। इट मींस के स्टूडेंट के अब हमें पता है कि हमने ये चेक करना है कि रेफरेंस एंगल के बाद हमने ये चेक करना है कि जो cos x is equal to 1/√2 आ गया है, ये वैल्यू किस क्वाड्रेंट में लाई करती है, यानी हमने क्वाड्रेंट का चेक करना है। क्वाड्रेंट का चेक करने के लिए आपने क्या करना है, तो जो cos x की वैल्यू आ गई है 1/√2, उसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। और हमें पता है कि जो cos है वो पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, यानी साइन भी पॉजिटिव होता है, tan भी पॉजिटिव होता है और cos भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, इसके अलावा सारे नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, इसके अलावा सारे नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, इसके अलावा सारे नेगेटिव होते हैं। अब यहां पर cos x is equal to +1/√2 है, और हमें पता है कि as cos is positive in first quadrant and fourth quadrant, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो हम केस 1 ले लेंगे। केस 1 में हम यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस ले लेंगे। अब याद रखें, जब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में टर्मिनल साइड लाइन करेगी या रेफरेंस एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, रेफरेंस एंगल वो एंगल होता है जो टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल विद एक्स एक्सिस बनाती हो। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो रेफरेंस एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ होता है, तो रेफरेंस एंगल क्या है, π/4 है। जब भी रेफरेंस एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो फिर आपके पास जो स्टैंडर्ड